क्या आपको पता है कि बिग बैंग के बाद का लाइट आज भी हमारे चारों तरफ मौजूद है। ये हम आंखों से नहीं देख सकते क्योंकि हमारी आंखें लाइट के स्पेक्ट्रम के बहुत छोटे से पार्ट को ही देख पाते हैं, जिसको विजिबल लाइट कहते हैं। और बिग बैंग वाला लाइट माइक्रोवेव रीजन में आता है, इसलिए इसको कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड यानी CMB कहते हैं। इस CMB को हम रेडियो टेलीस्कोप्स या एंटीना से डिटेक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट आपके पुराने टीवीज में जो स्टैटिक आता था उसमें करीब 1% CMB ही था। ये लाइट अभी माइक्रोवेव रीजन में है, लेकिन बहुत पहले ये विजिबल रीजन में था। तब अगर हम होते तो हमें पूरा स्पेस ब्लैक दिखने की जगह ऑरेंजिश दिखता। तो यूनिवर्स के शुरुआत में कोई तारे तो थे नहीं, तो ये लाइट आया कहां से? और ये लाइट जैसे भी बना हो, अर्थ को पास करते वक्त बस एक बार दिखना चाहिए, राइट? लेकिन हम ये लाइट हमेशा ही देख सकते हैं और हर जगह ही देख सकते हैं। और यही चीज बिग बैंग थ्योरी का भी एक बहुत बड़ा प्रूफ है। तो आइए समझते हैं कि ये CMB या ओल्डेस्ट लाइट ऑफ द यूनिवर्स एक्चुअली है क्या। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये ओल्डेस्ट लाइट ऑफ द यूनिवर्स बना कैसे। बिग बैंग के बाद यूनिवर्स की एनर्जी से फोटॉन्स यानी लाइट के पार्टिकल्स बने और हमारे यूनिवर्स के बाकी फंडामेंटल पार्टिकल्स बने। तो ये यूनिवर्स शुरुआत में लाइट और कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स का एक गर्म और डेंस सूप था, जिस सूप का टेम्परेचर ट्रिलियंस ऑफ डिग्री सेल्सियस से ज्यादा था। लेकिन जैसे जैसे यूनिवर्स एक्सपैंड होता है, इस सूप का हीट या थर्मल एनर्जी ज्यादा एरिया में स्प्रेड होने की वजह से इसका टेम्परेचर कम होता रहता है। अब सभी चीजें, हम, स्टार्स, हवा, पानी, इन सब के बिल्डिंग ब्लॉक्स एटम्स होते हैं। एटम्स के बीच में उसका न्यूक्लियस होता है, जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। जब ये न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन्स जुड़ जाते हैं तो एटम कंप्लीट हो जाता है। बिग बैंग के 20 मिनट बाद तक यूनिवर्स एक्सपैंड होने की वजह से इतना तो ठंडा हो गया था कि इन फंडामेंटल पार्टिकल्स में ये ग्लूऑन्स और क्वार्क्स मिलके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बना चुके थे। और ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जुड़ के पहले हाइड्रोजन और हीलियम एटम्स वगैरह के न्यूक्लियस बना चुके थे। लेकिन अभी भी इस सूप का टेम्परेचर बिलियंस ऑफ डिग्री सेल्सियस था, तो इन न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन्स जुड़ नहीं पा रहे थे। जैसे ही जुड़ते, गर्मी की वजह से तुरंत अलग हो जाते। इस कारण इलेक्ट्रॉन्स अभी भी इस सूप में फ्रीली घूम रहे थे। जब मैं सूप कहता हूं तो इसको कोई लिक्विड या गैस जैसा इमेजिन मत करना, क्योंकि जैसे हमने देखा कि इतने हाई टेम्परेचर्स पे लिक्विड और गैस तो क्या, एटम्स तक नहीं बन पाते थे। तो यहां सूप का मतलब इन पार्टिकल्स का एक हॉट और बहुत डेंस मिक्सचर है। इस स्टेट को प्लाज्मा कहा जाता है। तो लाइट तो यूनिवर्स की शुरुआत से था, लेकिन ये लाइट या फोटॉन्स इस सूप में मौजूद फ्री इलेक्ट्रॉन से इंटरैक्ट करके स्कैटर होता रहता था, जिस कारण पूरा यूनिवर्स ओपेक था। यानी आप अगर यहां पे होते तो आपको पूरे यूनिवर्स में कुछ नहीं दिखता। किसी भी चीज या जगह को दिखने के लिए उससे लाइट को आपके आंखों पे आना चाहिए। लेकिन अगर बीच में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो किसी भी चीज या जगह से आने वाला लाइट आप तक डायरेक्टली नहीं पहुंचेगा, स्कैटर होके आएगा। ऐसा ही कुछ इफेक्ट आप हैवी फॉग में भी देख सकते हो। अगर फॉग में आपकी तरफ कोई लाइट मारे, आपको वो लाइट कहां से आ रहा है ये नहीं दिखेगा, क्योंकि फॉग से लाइट स्कैटर होके आप तक पहुंचेगा। तो आपको फॉग तो ब्राइट लगेगा, लेकिन आपको कुछ दिखेगा नहीं। लेकिन यूनिवर्स तो हमेशा से ही एक्सपैंड हो रहा है। ऐसे बिलियंस ऑफ डिग्री गर्म जो यूनिवर्स था, वो करीब 4 लाख साल एक्सपैंड करने के बाद जब 3000 केल्विन का हुआ, तब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन न्यूक्लियस से जुड़ के पहले न्यूट्रल हाइड्रोजन एटम्स बना पाते हैं। तो अब इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं है और एटम्स में बंध चुके हैं, तो ये लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते, जिस कारण अब तक फंसा हुआ लाइट स्कैटर हुए बिना यूनिवर्स में ट्रैवल कर सकता है। अब आपको शायद ये लगे कि जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स लाइट के साथ इंटरैक्ट करके उसको स्कैटर कर सकते हैं, तो एटम्स में बंधे हुए इलेक्ट्रॉन्स भी तो यही कर सकते हैं। तो एटम्स में बंधे हुए इलेक्ट्रॉन्स फोटॉन्स के साथ बहुत स्पेसिफिक केसेस में ही इंटरैक्ट करते हैं। जैसे अगर उस फोटॉन की एनर्जी एक पर्टिकुलर वैल्यू की हो, जिससे वो इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट पे जा पाए, या फिर उस फोटॉन की एनर्जी इतनी ज्यादा हो कि वो इलेक्ट्रॉन को एटम से निकाल ही दे, जैसे रिकॉम्बिनेशन के पहले हो रहा था। अब लेकिन टेम्परेचर कम होने की वजह से इतने हाई एनर्जी वाले फोटॉन्स बहुत कम है, तो ज्यादातर फोटॉन्स इन इलेक्ट्रॉन से बिना इंटरैक्ट किए एटम्स के थ्रू निकल जाते हैं, जिसको फ्री स्ट्रीमिंग कहते हैं। तो पहली बार जब ये हाइड्रोजन एटम्स बने और फ्री इलेक्ट्रॉन्स बंध गए इन एटम्स में, तो अब तक फंसा हुआ लाइट यूनिवर्स में ट्रैवल कर सकता था। हमारा यूनिवर्स ओपेक से ट्रांसपेरेंट हो गया था, और तब जो लाइट फ्री हुआ था वही आज हम CMB के रूप में देखते हैं। यह हुआ बिग बैंग के कुछ समय बाद, सिर्फ 3,80,000 साल बाद।
मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यूनिवर्स के टाइम स्केल में ये बहुत ही छोटा टाइम है। और ये 3,80,000 साल का एग्जैक्ट नंबर हमें कैसे पता चला, ये भी इस वीडियो के एंड तक क्लियर हो जाएगा। तो बिग बैंग के जस्ट कुछ टाइम बाद फ्री इलेक्ट्रॉन्स एटम्स में जुड़ गए, जिस वजह से लाइट यूनिवर्स में अब फ्री स्ट्रीम कर सकता था। लेकिन जब ये रिकॉम्बिनेशन इतना पहले हो चुका है तो आज भी हमें इसका लाइट क्यों दिख रहा है? क्योंकि हम पास्ट में देख रहे हैं। लिटरली समझाता हूं कैसे। जब हम तारों को देखते हैं तो हम पास्ट में ही देख रहे होते हैं। जैसे प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो सन के बाद धरती से क्लोजेस्ट स्टार है, वो 4 लाइट ईयर्स दूर है, यानी उसके लाइट को हम तक पहुंचने में 4 साल लगते हैं। ध्यान रखिए, लाइट ईयर टाइम का नहीं डिस्टेंस का मेजरमेंट है। 4 लाइट ईयर्स दूर मतलब लाइट 4 ईयर्स में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है उतना दूर, करीब 40 ट्रिलियन किलोमीटर्स। तो आज 2025 में जब हम प्रॉक्सिमा सेंचुरी को देखते हैं, हम उसके 4 साल पुराने यानी 2021 में उससे निकला हुआ लाइट देख रहे हैं। हो सकता है वो आज के दिन वहां पे हो भी ना। जैसे मान लो ये स्टार 2023 में किसी वजह से खत्म हो गया हो, तब भी हमें ये तारा 2027 तक दिखेगा, फिर उसके बाद दिखना बंद होगा। बेसिकली हम हमेशा ही प्रॉक्सिमा सेंचुरी के 4 साल पुरानी तस्वीर को देख रहे हैं। ऐसे ही जो सबसे फार्देस्ट स्टार हमने डिस्कवर किया है वो है एरेंडल। इस स्टार की हम 13 बिलियन ईयर्स पुरानी तस्वीर या लाइट को देख रहे हैं। इस स्टार के लाइट को स्टडी करने से हमें पता चलता है कि ये स्टार टाइप बी स्टार है जो बहुत शॉर्ट लिव्ड होते हैं और इनका लाइफ 1 बिलियन ईयर से ज्यादा नहीं हो सकता। यानी ये स्टार बिग बैंग के करीब 1 बिलियन साल बाद बना और फिर कुछ ही टाइम बाद सुपरनोवा एक्सप्लोजन में खत्म हो चुका है, धरती के बनने से भी बहुत पहले। लेकिन तब इससे जो लाइट निकला था वो इतने बड़े यूनिवर्स में अरबों साल ट्रैवल करके आज हम तक पहुंच रहा है। इसलिए हमारी नजरों के लिए ये स्टार अभी भी जिंदा है और कई समय बाद हम इसको सुपरनोवा में खत्म होते हुए भी देख पाएंगे। लिटरली जो चीज हो चुकी है बहुत पहले, वो हम फ्यूचर में देखेंगे। इसी तरह बिग बैंग के बाद वाले रिकॉम्बिनेशन का लाइट भी हमें दिखता है। जो लाइट रिकॉम्बिनेशन के वक्त फ्री हुआ था वो आज हम तक पहुंच रहा है। लेकिन ये लाइट जहां से भी फ्री हुआ हो, अर्थ पे बस एक बार दिखना चाहिए, राइट? जब अर्थ को पास करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर 10 बिलियन लाइट ईयर्स दूर निकला होता तो अर्थ पे बहुत पहले 4 बिलियन ईयर्स पहले आ चुकी होती और हमें आज के दिन नहीं दिखता। तो स्टार्स की तरह ये लाइट सिर्फ एक जगह से नहीं निकला था, बल्कि बिग बैंग के बाद पूरा यूनिवर्स ही एक हॉट डेंस सूप था और रिकॉम्बिनेशन पूरे यूनिवर्स में हुआ था। इसलिए यूनिवर्स में हर जगह से लाइट फ्री हुआ था। तो लाइट 10 बिलियन लाइट ईयर्स दूर भी निकला था, 14 बिलियन लाइट ईयर्स दूर भी निकला था और 18 बिलियन लाइट ईयर्स दूर भी निकला था। अब यूनिवर्स का एज है लगभग 14 बिलियन ईयर्स। तो 10 बिलियन लाइट ईयर्स दूर जो लाइट निकला था वो तो बहुत पहले ही अर्थ को पास कर गया। लेकिन जो लाइट 14 बिलियन लाइट ईयर्स दूर निकला था वो लाइट आज हमारे पास पहुंचेगा। कल के दिन थोड़ा और दूर वाला लाइट पहुंचेगा। 4 बिलियन ईयर्स बाद वो लाइट पहुंचेगा धरती पे जो 18 बिलियन लाइट ईयर्स दूर फ्री हुआ था रिकॉम्बिनेशन के वक्त। तो हम तक हमेशा ये ओल्डेस्ट लाइट पहुंचेगा, बस जिस पार्ट ऑफ द यूनिवर्स से ये लाइट आ रहा है वो बदलता रहेगा। और ये सिर्फ धरती पे नहीं, पूरे यूनिवर्स में हर जगह के लिए सच है। क्योंकि ये रिकॉम्बिनेशन पूरे यूनिवर्स में हुआ था, तो आप कोई भी जगह चुन लो, उस जगह से 14 बिलियन लाइट ईयर्स दूर वाले जगहों पे जो लाइट निकला था रिकॉम्बिनेशन के टाइम पे, वो लाइट आज पहुंचेगा। तभी ये ओल्डेस्ट लाइट हमें हर जगह मिलता है और इसलिए इसको कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड कहते हैं, क्योंकि पूरे स्पेस के बैकग्राउंड में ये मौजूद है, लाइक अ बैकग्राउंड नॉइस। बस ये समझते हैं कि इस लाइट को हम आंखों से क्यों नहीं देख पाते। ये लाइट जब फ्री हुआ था तब ये ऑरेंज था, तो अगर रिकॉम्बिनेशन के वक्त हम देख पाते तो हमें स्पेस ब्लैक नहीं दिखता बल्कि रेडिश ऑरेंज दिखता, क्योंकि हमें हर जगह से ही ये नया फ्री हुआ ऑरेंज लाइट दिखता। लाइट का पूरा स्पेक्ट्रम होता है और हर चीज लाइट एमिट करती है। बस वो किस रीजन में मैक्सिमम लाइट एमिट करता है वो डिपेंड करता है उसके टेम्परेचर पे। 3000 केल्विन जिस पे रिकॉम्बिनेशन हुआ उसमें मैक्सिमम लाइट ऑरेंज के अराउंड एमिट होता है। हमारे सन का सरफेस टेम्परेचर 6000 केल्विन है, तो वो मैक्सिमम लाइट येलो रीजन में करता है। जितना हॉट स्टार उतना ब्लू की तरफ ये लाइट शिफ्ट होगा। तभी जो ज्यादा हॉट स्टार्स होते हैं वो ब्लूइश दिखते हैं एंड कम हॉट स्टार्स रेडिश दिखते हैं। हम इंसानों का बॉडी टेम्परेचर है करीब 300 केल्विन, तो हम भी लाइट एमिट करते हैं। बस ये इंफ्रारेड रीजन में होता है, जिस कारण हमारी आंखें ये नहीं देख पाती। लेकिन नाइट या हीट विजन कैमरास
इंसानों को ढूंढने के लिए इस इंफ्रारेड लाइट को ही डिटेक्ट करते हैं। तो 3000 केल्विन जिस पे रिकॉम्बिनेशन हुआ, उसमें मैक्सिमम लाइट ऑरेंज के अराउंड एमिट होता है। तो रिकॉम्बिनेशन के टाइम पे हमें पूरा स्पेस ऑरेंजिश दिखता, बट आज ये लाइट ऑरेंज से माइक्रोवेव में कैसे आ गया, जो हमारी आंखें नहीं देख सकती? ये होता है रेड शिफ्टिंग की वजह से। जब लाइट एक एक्सपैंडिंग यूनिवर्स में ट्रैवल करता है तो उसका वेवलेंथ इंक्रीज होता है, जिस कारण वो रेड की तरफ शिफ्ट होता है। तो जो लाइट ऑरेंज स्टार्ट हुआ था वो 14 बिलियन ईयर्स ट्रैवल करने की वजह से इतना रेड शिफ्ट हो गया है कि अब वो माइक्रोवेव रीजन में आ गया है। इसलिए आज के दिन हमें ये आंखों से नहीं दिखता, लेकिन ये हर जगह मौजूद है। आज से 4 बिलियन ईयर्स बाद हमारे पास और दूर से आने वाला CMB पहुंचेगा, जो 18 बिलियन ईयर्स ट्रैवल करके आया होगा, इसलिए ये और रेड शिफ्टेड होगा। तो ये जो ओल्डेस्ट लाइट है वो कभी भी हम तक पहुंचना बंद नहीं होगा, बस जिस जगह का CMB दिख रहा है वो बदलता रहेगा और ये CMB और रेड शिफ्ट होता रहेगा। अच्छा, अभी इस CMB का टेम्परेचर है 2.7 केल्विन। लाइट के टेम्परेचर का क्या मतलब? जैसे मैंने बताया कि हर बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से अलग अलग रीजन में लाइट एमिट करती है। तो हमें जो CMB दिखता है वो एकदम सिमिलर है उस लाइट से जो 2.7 केल्विन का कोई बॉडी एमिट करेगा। तो अब हमें पता है कि इनिशियली ये लाइट 3000 केल्विन पे प्रोड्यूस हुआ था और आज के दिन ये लाइट 2.7 केल्विन तक शिफ्ट हो गया है। और हमें ये भी पता है कि यूनिवर्स किस रेट पे एक्सपैंड हो रहा है। तो हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना पहले ये टेम्परेचर 3000 केल्विन रहा होगा, और इससे हमें पता चलता है कि बिग बैंग के बस 3,80,000 साल बाद रिकॉम्बिनेशन हुआ था, यानी ये लाइट फ्री हुआ था। ये CMB बिग बैंग का भी एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, क्योंकि बिग बैंग के कॉन्टेक्स्ट में ही हम CMB को समझ सकते हैं। इनफैक्ट CMB हमने पहली बार डिस्कवर किया था 1964 में, लेकिन 1940 से ही हमने बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से प्रेडिक्ट कर लिया था कि बिग बैंग का आफ्टर ग्लो आज भी हमारे अराउंड होगा। बिग बैंग के बारे में आपको शायद लग सकता है कि हमने देखा कि गैलेक्सीज हमसे और एक दूसरे से दूर जा रही है, यानी स्पेस एक्सपैंड हो रहा है। तो हमने ये बोल दिया कि बहुत पहले ये सब एक छोटे से एरिया से एक्सपैंड हुआ होगा। लेकिन क्या पता यूनिवर्स बस अभी एक्सपैंड हो रहा हो सकता है यूनिवर्स पहले छोटा था, लेकिन उतना नहीं जितना बिग बैंग थ्योरी बताता है। तो बिग बैंग थ्योरी उस यूनिवर्स का सिर्फ साइज नहीं बताता, उसका स्टेट भी बताता है कि इतने छोटे एरिया में होने के कारण यूनिवर्स इतना गर्म रहा होगा कि आज की जानी पहचानी चीजें जैसे प्लैनेट, स्टार्स या इनके फंडामेंटल पार्टिकल्स एटम्स तक नहीं रहे होंगे, बल्कि पूरा यूनिवर्स कई फंडामेंटल पार्टिकल्स का एक हॉट, डेंस और यूनिफॉर्म सूप जैसा रहा होगा। और ये CMB यानी ओल्डेस्ट लाइट की जो यूनिफॉर्मिटी है वो यही साबित करती है। CMB हर जगह मौजूद है और हर जगह इसका टेम्परेचर 2.725 केल्विन आता है। अगर यूनिवर्स ऐसा सूप नहीं होता और उसमें पहले भी मैटर होता, गैलेक्सीज होते, स्टार्स होते या कुछ भी होता, तो हमें हर जगह से आने वाले लाइट का टेम्परेचर अलग मिलता, इतना यूनिफॉर्म CMB नहीं मिलता। तो ये CMB का मिलना और इसका यूनिफॉर्म होना बिग बैंग थ्योरी जो बताती है अर्ली यूनिवर्स के बारे में, उसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। और ये कितनी ताज्जुब की बात है कि बस 3 लाख साल पहले आए हुए इंसानों ने 1400 करोड़ साल पहले जो चीजें हुई उसका पता लगा लिया। ये पता लगाने में इंसानों का इंटेलिजेंस और क्यूरियोसिटी तो एक रीजन है ही, लेकिन हम ये इसलिए भी पता कर पाए क्योंकि यूनिवर्स ही इतना बड़ा है, हमारे सोच के भी बहुत परे। इतना बड़ा कि लाइट जो यूनिवर्स की सबसे फास्टेस्ट चीज है, हमारे फास्टेस्ट प्लेन से भी लाख गुना तेज, वो लाइट 1400 करोड़ साल ट्रैवल करने के बाद ही हम तक पहुंच पाया है। सोचो कितना बड़ा है हमारा यूनिवर्स।